अर्थशास्त्र, यह शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद बड़े बड़े ग्राफ्स, मुश्किल से समीकरण और स्टॉक मार्केट की भागदौड़, है ना? पर क्या इसका मतलब बस इतना ही है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? ये 1 पेज का यूनिवर्सिटी सिलेबस। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ ये 1 पेज। ये किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं है, जो हमें अर्थशास्त्र की पूरी दुनिया की सैर कराएगा, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो इस सफर के 4 खास पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की नींव को समझेंगे, फिर देखेंगे कि छोटे छोटे बाजार आखिर काम कैसे करते हैं। उसके बाद पूरी अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर पर नजर डालेंगे और आखिर में ये सब असल दुनिया में कैसे जुड़ता है ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। देखिए, हर बड़ी इमारत की तरह अर्थशास्त्र भी कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन मजबूत सिद्धांतों पर टिका हुआ है। तो सबसे बुनियादी बात क्या है? असल में अर्थशास्त्र और कुछ नहीं बल्कि चुनाव यानी चॉइसेस का विज्ञान है। जरा सोचिए, जेब में 100 रुपए हैं लेकिन एक किताब भी खरीदनी है और दोस्तों के साथ कॉफी भी पीनी है। अब क्या किया जाए? बस यही जो फैसला लेना है ना, जहां हमारी अनगिनत इच्छाएं हमारे सीमित पैसों से टकराती हैं, वही अर्थशास्त्र का असली सार है। और इसे समझने के ना 2 मेन नजरिए हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम जंगल के एक एक पेड़ को गौर से देखते हैं, मतलब एक इंसान या एक कंपनी कैसे फैसले लेती है। और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम जूम आउट करके पूरे जंगल को एक साथ देखते हैं, यानी देश में बेरोजगारी या महंगाई जैसे बड़े मुद्दों को। और ये सब टिका है कुछ बहुत ही सिंपल आइडियाज पर, जैसे उपयोगिता या यूटिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज से मिलने वाली खुशी या संतुष्टि। सोचिए, बड़ी गर्मी में ठंडे पानी का वो पहला घूंट, बस वही है उसकी उपयोगिता। और इन सब के दिल में है एक प्रॉब्लम, कमी यानी स्कैर्सिटी। दुनिया में हर चीज लिमिटेड है, फिर चाहे वो सोना हो या हमारा अपना वक्त। और बस यही अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी पहेली है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम सब अपने अपने छोटे छोटे चुनाव करते हैं, तो ये सब मिलकर उन बड़े बड़े बाजारों को कैसे चलाते हैं जिनसे हमारा रोज का वास्ता पड़ता है। तो इसमें पहली ताकत है मांग यानी डिमांड। ये बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जब कोई चीज सस्ती होती है तो उसे खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। सोचिए, जैसे ही कहीं सेल लगती है, दुकानों में भीड़ कैसे लग जाती है ना, बस वही है। और फिर आती है दूसरी ताकत, आपूर्ति यानी सप्लाई। ये समझिए कि सिक्के का दूसरा पहलू है। जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसे बनाने वालों को ज्यादा मुनाफा दिखता है और जाहिर है वो ज्यादा से ज्यादा सामान बाजार में बेचने के लिए ले आते हैं। और फिर जब ये दोनों ताकतें यानी डिमांड और सप्लाई एक जगह पर आकर मिलती हैं, तो समझिए जादू होता है। इसी पॉइंट पर किसी भी चीज की कीमत तय होती है। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां खरीदने वाला उस कीमत पर खुश है जिस पर बेचने वाला तैयार है। इसी को कहते हैं संतुलन या इक्विलिब्रियम। चलिए अब इन छोटे छोटे बाजारों से थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की बड़ी पिक्चर को देखते हैं। अर्थव्यवस्था को एक गोल चक्कर की तरह सोचिए। हम सब यानी आम घर परिवार कंपनियों से सामान खरीदते हैं। हमारा पैसा घूमकर कंपनियों तक पहुंचता है, फिर कंपनियां उसी पैसे से हमें सैलरी देती हैं और फिर हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा आ जाता है। ये चक्कर बस यूं ही चलता रहता है लगातार। और जब इस पूरे चक्कर में घूम रहे सारे पैसे को 1 साल के लिए जोड़ दिया जाए, तो जो आंकड़ा मिलता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। आसान भाषा में कहें तो ये पूरे देश की सालाना सैलरी है। और इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला ईंधन क्या है? वो है पैसा। ये सिर्फ कागज के नोट नहीं है, बल्कि लेन देन का एक जरिया है। पर इसकी कीमत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब 100 रुपए में पिछले साल से कम सामान आए तो उसे कहते हैं महंगाई या मुद्रास्फीति। और अगर वही 100 रुपए ज्यादा सामान खरीदने लगे तो वो हो जाती है अपस्फीति। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। चलिए अब ये देखते हैं कि जो कुछ भी हमने सीखा वो असल दुनिया में अलग अलग देशों में और ग्लोबल स्टेज पर कैसे काम करता है। देखिए, दुनिया में मोटे तौर पर 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलते हैं।
एक है पूंजीवादी, जहां ज्यादातर चीजें प्राइवेट लोगों के हाथ में होती हैं। दूसरा है समाजवादी, जहां सरकार यानी स्टेट का कंट्रोल ज्यादा होता है। और तीसरा है मिश्रित, जैसा कि भारत में है, जहां प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलकर काम करते हैं। और हाँ, आज की दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं चल सकता। ये सारे सिस्टम्स आपस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए जुड़े हुए हैं और इसी जुड़ाव से बनती है वो एक बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी जिसके हम सब हिस्से हैं। और आखिर में अर्थशास्त्री जॉन रॉबिन्सन की एक बहुत ही कमाल की बात। उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र पढ़ने का मकसद रटे रटाए जवाब हासिल करना नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि अर्थशास्त्रियों की बातों में आने से कैसे बचा जाए। मतलब ये कि ये हमें सवाल पूछने और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने का एक टूल है। तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें और इंस्टाग्राम पर एजेक्स माइंड पर जरूर फॉलो करें। जुड़ने के लिए शुक्रिया।